नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मिष्ठा राणावत और स्वागत है आपका सारथी के ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ में सबसे पहले हम जो विषय लेंगे उसका नाम है, आप लोग अखबार में पढ़ ही रहे होंगे, इज़राइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में। सबसे पहले उससे हम शुरू करेंगे। तो अखबारों में हर रोज़ खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर युद्ध चल रहा है, मिसाइल्स दागी जा रही हैं। हो क्या रहा है आखिर? आप सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है इस पूरे इलाके में। तो ये जो रीजन है, जो आप मैप पे देख रहे हैं, उस रीजन का नाम है मिडल ईस्ट। पर मिडल ईस्ट उसे आप एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप उसे मिडल ईस्ट कहते हैं, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ है अमेरिका के और मिडल में आता है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हमें उसे वेस्ट एशिया कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो हम इसे अब वेस्ट एशिया ही कहेंगे, क्योंकि एशिया का पश्चिमी भाग है ये। वेस्ट एशिया में अगर हम देखें तो ये सारे देश आते हैं, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, येमेन, इजिप्ट और ईरान। इसमें ज़्यादातर देश एशिया के हैं। सिर्फ इजिप्ट जो है वो एक अफ्रीका का देश है, जो भी मिडिल ईस्ट का हिस्सा माना जाता है। तो मिडिल ईस्ट जो है वो ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पूरा युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये आज का नहीं है। अटैक तो हमास ने 7 अक्टूबर को किया था पिछले साल, जैसा कि आपको पता ही होगा। लेकिन ये झगड़ा हज़ारों साल पुराना है, क्योंकि सबसे पहले इस झगड़े को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेस्ट एशिया की का भूगोल और वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, उनकी जैसे डेमोग्राफी हम बोलते हैं, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट एशिया को इस्लामिक वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर देश जो हैं वो इस्लामी देश हैं। ज़्यादातर सुन्नी है। जो ईरान है वो शिया मेजॉरिटी है। शिया लोग इराक में भी रहते हैं और यमन में भी हैं, पर मेजॉरिटी जो शिया देश है वो ईरान ही है। बाकी सुन्नी मेजॉरिटी हैं ज़्यादातर। फिर लेबनन जो है, यहाँ पे आपको लेबनन, ये रहा लेबनन। लेबनन के अंदर काफ़ी सारी क्रिश्चियन आबादी भी है। और सबसे ज़्यादा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस वाले इलाके में, ये है इज़राइल। ये है इज़राइल, यहाँ पर छोटा सा देश है। इज़राइल यहूदी देश है, मतलब जूइश। तो चारों तरफ यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और उनसे घिरा हुआ ये एक यहूदी देश है, जिसका स्टेट रिलीजन ही जुडाइज़म है। तो उसके लिए पहले हमको एक बार यहाँ का रिलीजियस हिस्ट्री भी समझना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ हैं? क्योंकि ये जो एरिया है, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स, बर्थ प्लेस ऑफ 2 मेजर रिलीजन्स, बट 3 रिलीजन्स कंसिडर इट अ वेरी होली प्लेस। तो जो तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एब्राहमिक रिलीजन्स, इनका कॉमन एंसेस्टर इब्राहिम माना जाता है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, तीनों देश इज़राइल में जो एक शहर है जिसे बोलते हैं जेरूसलम, वो इन तीनों धर्मों के लिए, तीनों मजहबों के लिए बहुत पवित्र शहर माना जाता है। क्रिश्चियंस के लिए ऐसा मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पर लटकाया गया था तो वो जेरूसलम में ही हुआ था। और यहाँ पे एक इनका चर्च है, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, वो इनके लिए बहुत पवित्र स्थान है। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद जो सबसे पवित्र स्थान है वो भी जेरूसलम में है, जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद।
और ज्यूज़ के लिए, ज्यूज़ का ओरिजिनल देश इज़राइल माना जाता है। द प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं इसको, कि गॉड ने उनको दिया था। और इनका टेम्पल माउंट करके फर्स्ट जूइश टेम्पल जो है वो किंग सोलोमन ने बनाया था यहाँ पर। तो ये तीनों देशों, तीनों धर्मों के लिए ये काफ़ी पवित्र शहर है, और इसलिए ये शहर हमेशा से ही काफ़ी हिंसा और कॉन्फ्लिक्ट, जद्दोजहद देख चुका है। तो अगर अब हमने यहाँ का पूरा धार्मिक जो यहाँ का ताना बाना है वो हमने समझ लिया, उसके बाद यहाँ की ज्योग्राफी समझते हैं, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पे इधर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स मतलब ऐसे छोटे गलियारे जहां पे अगर आपने, कोई भी देश अगर ब्लॉकेड कर दे तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो घुटनों पे आ सकती है। क्योंकि यहाँ से काफी सारे शिप्स जाते हैं, पूरा यहाँ का व्यापार जाता है देश दुनिया भर का। तो बहुत छोटे गलियारे, जैसे ये है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। जैसे यमन में जब ये बाद में हम बात करेंगे यमन की, पर यमन में जब यहाँ पे हुथीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इन्होंने यहाँ पे इसको पूरा ब्लॉक कर दिया, और इसको ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया का व्यापार जो है वो घुटनों पे आ गया था। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वेस्ट और ईस्ट के बीच का एक गलियारा है, जैसे बोल सकते हैं एक जंक्शन है, वेस्ट और ईस्ट जहाँ मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत जो ये समुद्र हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, यहाँ पे लाल सागर है, रेड सी, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरब सागर, ये ब्लैक सी है, और ये कैस्पियन सी है, और ये है पर्शियन गल्फ। तो ये सारे जो सागर हैं यहाँ से भी व्यापार होता है। तो इसलिए जो ये लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं बहुत स्ट्रेटेजिक है। और क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, इसलिए जो पश्चिमी शक्तियाँ हैं, अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, वो सारे के सारे लोग इस वाले पूरे वाले इलाके में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इराक के अंदर, कुवैत के अंदर जो अटैक्स वगैरह किए थे अमेरिका ने, तो उस हिसाब से। तो अब हम एक बार जब आगे बढ़ते हैं तो हम इजराइल पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इजराइल तो दिख रहा है मैप पे, पर पैलेस्टाइन नहीं दिख रहा है। पैलेस्टाइन है क्या आखिर? तो शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंचुरी एडी में यहाँ पर इजराइल वाले पूरे एरिया में, ये वाला एरिया इससे बहुत बड़ा हुआ करता था, वो उसे पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन कहते थे। और यहाँ पे ज्यूज रहते थे, यानी यहूदी रहते थे। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमला किया। बहुत पुरानी बात है ये, प्राचीन काल की। बहुत सारे लोगों ने हमला किया, जैसे बेबीलोनियंस ने हमला किया, रोमन्स ने हमला किया। तो रोमन एम्पायर ने जब यहाँ पे हमला किया तो उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उन पर थोड़े से जुल्म किए, और उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर उनको ध्वस्त वगैरह किया। तो रोमन्स से डर के यहाँ के जो ज्यूइश लोग थे वो इजराइल छोड़ के दुनिया भर में चले गए, अलग अलग जगहों पे। जब वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे गए तो कुछ यूरोप में गए, कुछ रशिया में गए, अलग अलग जगह वो चले गए। तो वो बनाए जिसे बोलते हैं हम डायस्पोरा, ज्यूइश डायस्पोरा। ज्यूइश डायस्पोरा दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर डायस्पोरा माना जाता है। ज्यूइश लोग जो दुनिया भर में जाके बस गए, लेकिन उनकी जो एक ये एंटरप्राइजिंग स्पिरिट थी, जैसे
मतलब वो व्यापार में काफ़ी अच्छे थे, जहाँ भी जाते थे सबसे अमीर हो जाते थे, बहुत समृद्ध हो जाते थे। तो बाकी लोग एक तरह से उनसे जलने लगे कि ये लोग बाहर से आए हैं और हमारे सारे जो संसाधन हैं उन पर ये लोग हमला मतलब उन पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ बहुत हेट जो है वो दुनिया भर में शुरू हुई, बहुत नफ़रत। और नफ़रत ज़्यादातर क्रिश्चियन नेशंस में थी, क्योंकि ऐसा मानते थे कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाया था वो ज्यूज़ ने लटकाया था। तो एक ये धार्मिक इनके बीच में तनाव था। तो ज्यूज़ के साथ बहुत बुरा होता था। जैसे आपको उस टाइम के लिटरेचर में दिखता है, ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको मिलता है किस तरह से ज्यूज़ के साथ में भेदभाव होता था। तो रशिया के अंदर तो ज्यूज़ को मतलब मारा जाता था, मारा गया था उस टाइम पे। तो ये सब चल रहा था। तो यूरोप के अंदर 1890s में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना होती है जिसे बोलते हैं ड्रेफस अफेयर। जब एक फ्रेंच इंसान होता है जो ज्यू होता है और उसके ऊपर मतलब देशद्रोह का आरोप लगता है, फ्रांस सरकार लगाती है और उसको मतलब देशद्रोही करार कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यू था। ऐसा भेदभाव उसके साथ होता है। तो उस वक्त एक इंसान था जो ये पूरा केस कवर कर रहा था, वो एक जर्नलिस्ट था वहाँ का, जिसका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इजराइल बनाने का सपना इसी इंसान ने देखा था। थियोडोर हर्जल। थियोडोर हर्जल को जब उसने ये पूरा मामला कवर किया तो उसको बहुत दुख हुआ कि ज्यूज़ के साथ ऐसा क्यों होता है। तो उसने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे लवर्स ऑफ जायोन कहते हैं। जायोनिस्ट वो लोग थे जो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो सिर्फ यहूदियों का हो और वहाँ पे यहूदियों को पूरे अधिकार मिले। तो वो ढूंढते थे कि हम ये देश कहाँ बनाएं, मतलब मैप पर कहाँ बनाया जाए। फिर अंततः उन्होंने ये सोचा कि ये देश तो वहीं बनना चाहिए जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा घर है, जो कि है फिलिस्तीन, वो पूरा इलाका जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। तो उन्होंने ये पूरी मुहिम चलाई। वर्ल्ड जायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, एक वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें बोला गया कि जो जितने भी ज्यूइश, जितने भी यहूदी लोग हैं वो एक देश बनाएंगे अपने लिए। और थियोडोर हर्जल का ये सपना था और उन्होंने लोगों को और जागरूक किया इस पूरे सपने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, और जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो उससे पहले, वर्ल्ड वॉर जब शुरू होने वाला था तो उससे पहले और वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट समझौते हुए जिसने वेस्ट एशिया की पूरी राजनीति को बदल के रख दिया। तो वो समझौते हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, हाँ, सबसे पहले हुआ हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था हेनरी मैकमोहन। आपको सुना सुना लग रहा हो शायद, क्योंकि ये वही आदमी है जिसके नाम पर इंडिया चाइना का बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन। और दिस मैन हेनरी मैकमोहन इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। पहला इंडिया चाइना एंड सेकंड इजराइल पैलेस्टाइन। इस आदमी ने मतलब अकेले कर दिए इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट। तो हुसैन जो थे वो उस टाइम पे मक्का के शरीफ थे। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे ये देखो आप, ठीक है। अंग्रेज इतने स्मार्ट थे कि वो 3 लोगों के साथ में समझौता कर रहे हैं और तीनों लोगों को सेम चीज प्रॉमिस कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो युद्ध में सपोर्ट चाहते थे, ठीक है। तो युद्ध में टर्की वगैरह एक तरफ थे और जो
फ्रांस, ब्रिटेन थे वो एक तरफ थे, और टर्किश एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर, उसके अंडर में ये पूरा इलाका आता था जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जितने अरबी लोग थे, अब तुर्की लोग अलग है और अरबी लोग अलग है, मतलब एथनिकली अलग है वो। तो ये सारे अरबी लोग जो थे वो टर्किश एम्पायर के अंडर में आते थे। उस टाइम पे टर्किश एम्पायर के खिलाफ बहुत विद्रोह चल रहे थे, अलग अलग लोग बोल रहे थे कि हमें अपना अलग देश बनाना है। खैर उसमें नहीं जाते हैं अपन। तो अपन यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, मैकमोहन ने ये हुसैन को बोला कि हमें आप सपोर्ट करो, अरब लोगों का सपोर्ट आप लाओ, उसके बाद हम युद्ध के बाद आपको एक आज़ाद अरब देश बना के देंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला ठीक है, तो इन्होंने वहां पे एक अरेबियन रिवोल्ट कर दिया, मतलब तुर्की के सुल्तान के खिलाफ। और क्योंकि तुर्की और ब्रिटेन दो ऑपोजिट साइड्स पे थे, तो इसलिए वो ब्रिटेन के फायदे में था, ठीक है। ये चीज उन्होंने करी। दूसरा उन्होंने किया साइक्स पिको अग्रीमेंट। मतलब अब फ्रांस और ब्रिटेन एक साइड में है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये सेम इलाका, ये पूरा जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, कि इसको हम दो हिस्सों में बांट देंगे आपस में, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में बांट लेंगे, किसी को कुछ आज़ादी नहीं देंगे, ठीक है। फिर ब्रिटिश लोगों ने एक और अग्रीमेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बैल्फोर डिक्लेरेशन। इन्होंने यहूदियों को बोला, जो पहले मतलब बोल रहे थे हमें अपना देश बनाना है, इन्होंने बोला कि आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमने बताया कि यहूदी बहुत पावरफुल थे, हर देश में वो पावरफुल थे। अमेरिका में बहुत पावरफुल ज्यूइश लॉबी है एक, मतलब ज्यूज बहुत ज़्यादा वहाँ पे शक्ति रखते हैं, पॉलिटिकल पावर, मतलब पॉलिटिकल डिसीजंस को ये लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो चाहते थे कि अमेरिकन सपोर्ट ब्रिटेन की तरफ बना रहे, रशिया युद्ध में बना रहे, तो ये ज्यूज को जो है ना वो ऐसे मतलब अपनी तरफ लेना चाहते थे। तो इन्होंने ज्यूज को बोला कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए एक देश बनाएंगे इस पूरे इलाके में, फिलिस्तीन वाले इलाके में, जिसका नाम होगा इजराइल, ठीक है। तो इन्होंने एक ही एरिया 3 अलग अलग लोगों को प्रॉमिस कर दिया, क्यों? युद्ध जीतने के लिए बस, ठीक है। अब क्योंकि अंग्रेज तो ऐसे ही हैं, जहां भी ये सब करते हैं फिर पार्टीशन करते हैं, फिर भाग जाते हैं वहां से। तो ये जो ऐसा इंडिया में किया, सेम वहां पे सेम स्क्रिप्ट वहां पे भी यही करी इन्होंने। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में ये जीत गए। अब युद्ध में जीत गए तो अब सारे प्रॉमिस पूरे करो, पर ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, इस पूरे एरिया को सीरिया, जॉर्डन, मतलब ये पूरे आपस में बांट लिया इन्होंने, ठीक है। बोला थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, इस तरह से सीरिया, जॉर्डन को अब मैंडेट बनाया इन्होंने। मैंडेट क्या होता है कि ये देश है पर ये इतना मतलब केपेबल नहीं है कि ये आज़ाद रह सके और अपने आप को खुद रूल कर सके, खुद सरकार शासन चला सके, तो हम थोड़ा सिखाएंगे इनको, और थोड़े दिन के लिए हम सिखाएंगे, थोड़े सालों के लिए, फिर हम इन्हें धीरे धीरे आज़ादी देंगे ट्रेन करके। तो ऐसे इन्हें मैंडेट्स बनाई, मतलब कहने का मतलब था कि हमें बस एक मौका चाहिए तुम पे राज करने का। तो जो पैलेस्टाइन वाला इलाका था, ये वाला, ये ब्रिटेन को मिला। सीरिया, जॉर्डन वगैरह ये फ्रांस का मैंडेट हो गया, तो वो हमारी बात हम उस पर नहीं करेंगे। इजराइल, पैलेस्टाइन इन्होंने इनको दिया। अब बैल्फोर डिक्लेरेशन प्रॉमिस तो किया है कि ज्यूज को हम देंगे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में हिटलर पावर में आया। और हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने गैस चैम्बर्स में यहूदियों को मारना शुरू किया। तो क्योंकि वो इतना जुल्म कर रहा था यहूदियों के ऊपर, जिसे हम होलोकॉस्ट बोलते हैं, बहुत सारे यहूदी मतलब शिप्स में भर भर के इजराइल आने लगे। और थोड़ा तो कोटा दिया था उन्होंने कि इतने यहूदियों को हम आने देंगे, पर जब बहुत सारे लोग आने लगे तो इस इलाके में, इजराइल वाले इलाके में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अरबी लोग रहते थे, पैलेस्टीनियंस रहते थे, जो अरब हैं, जो मुस्लिम हैं।
यहाँ पे जब यहूदी आने लगे यूरोप से और दुनिया के हर एक कोने से, तो जो आपस में लड़ाइयाँ हैं वो तो लाजमी है होंगी कि वहाँ पे ज्यूज लोग आके ज़मीन खरीद रहे हैं, तो अरब्स को दिक्कत होगी। तो इस तरह से ये एक बहुत तनावग्रस्त जो है स्थिति बनने लगी धीरे धीरे इजराइल के अंदर। ब्रिटिश अभी वही है, वो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा इसको थोड़ा शांत करें, इसको थोड़ा शांत करें, पर वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, आपस में दंगे हो रहे हैं। दंगों के बाद थोड़ा बहुत एक कमीशन इन्होंने बिठाया जिसका नाम था पील कमीशन। पील कमीशन अब पील कमीशन ने पहली बार बोला कि जैसे आज हम 2 स्टेट सोल्यूशन बोलते हैं, पहली बार बोला कि आप इस पूरे एरिया को पार्टीशन कर दो, दो हिस्सों में, एक अरबियों का, फिलिस्तीनियों का होगा और एक यहूदियों का होगा। तो फिलिस्तीनियों को ये मंजूर था नहीं कि मतलब ऑलरेडी जितने उनके ज़मीन है उससे ज़्यादा हिस्सा पील कमीशन ने उनको दे दिया था। फिर वापस और हिंसा हुई और झगड़े हुए। तो फिर जो लोग आ रहे थे, मतलब काफ़ी सारे लोग, जो एक डेविड बेन गुरियन करके एक लीडर था ज्यूज़ का, जो चाहता था कि और कई सारे ज्यूज़ को ये यहाँ पे सेटल करें क्योंकि हिटलर बहुत जुल्म कर रहा था, लेकिन आने नहीं दिया ब्रिटिश ने। उनको लगा कि और तनाव बढ़ेगा, तो फिर ज्यूज़ ने भी थोड़ा सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अपनी सरकार, मतलब अपनी एक सेना टाइप बना ली, मिलिशिया जिसे बोलते हैं इरगुन। इरगुन बनाई, एक हागाना थी, ये इन्होंने बनाई। तो एक तरह से छोटी छोटी सेनाएं बना ली इन्होंने कि हम लड़ेंगे इजराइल के लिए, इजराइल के अधिकार के लिए और ये सब। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रही थी। तो फिर अंग्रेजों ने वही किया जो हमेशा करते हैं, भाग गए। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उन्हें समझ नहीं आया हम क्या करें। और World War II खत्म हो चुका था, वो थक चुके थे, उनके पास ना पैसा था ना उनके पास ऊर्जा थी कि वो कुछ और करें। दुनिया भर की जितनी भी उनके उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, इंक्लूडिंग इंडिया, वो छोड़ के जा रहे थे। जैसा उनने भारत में किया, 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो वैसा ही उन्होंने कुछ वैसा ही यहाँ पर भी किया। और वो सेम टाइम पे हो रहा है। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, 1948 में इसराइल पैलेस्टाइन का हो गया। तो उन्होंने बोला, उन्हें यूएन को दिया, यूएन अभी भी बना है, कि यूएन को बोला कि तुम करो क्या करना है। तो यूएन ने बोला कि सबसे पहले कहा 2 स्टेट सोल्यूशन, इजराइल एक अलग देश बनेगा, पैलेस्टाइन एक अलग देश बनेगा। 1948 के अंदर इस चीज को इजराइल सेलिब्रेट करता है क्योंकि इजराइल बना इतने सालों बाद। लेकिन पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक, जैसे बोलते हैं ना, एक कयामत जैसा दिन था, जैसे वो लोग नकबा कहते हैं, नकबा। क्योंकि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जितने भी उस इलाके में थे वो छोड़ छोड़ के जाने लगे, वो डर 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 की वजह से। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। इजराइल बन तो गया, लेकिन जितने भी अरब देश थे वो इजराइल को रिकग्नाइज करने से उन्हें मना कर दिया कि हम मानते नहीं कि इजराइल है भी। तो जितने भी अरब देश थे हमने देखे, आसपास के, ये सीरिया, इराक, जॉर्डन, ये सब मिलके इन्होंने एक अरब लीग बनाई थी 1945 में, और इन्होंने मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया। सबने मिलके, इतने से ये इजराइल इतना सा, इस पे हमला कर दिया। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट। इजराइल और पैलेस्टाइन वाले पूरे मुद्दे के ऊपर 4 युद्ध हुए हैं अभी तक, तो चारों युद्ध हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, मैंने बताया आपको, सबने हमला कर दिया, लेकिन फिर भी इजराइल ने अकेले इन सारे देशों को हरा दिया, सारे देशों को हरा दिया। और पहले तो वो बोल रहे थे कि हम आधा आधा पार्टीशन भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमें इजराइल चाहिए ही नहीं, हम इजराइल को मान ही नहीं सकते, जितने भी अरब देश थे।
लेकिन अब जितना उनको यूएन ने दिया था ना, उतना भी नहीं मिला उनको, क्योंकि आधे से ज़्यादा, लगभग 3/4 इजराइल पे, 3/4 पैलेस्टाइन पे इजराइल का कब्जा हो गया। तो इजराइल ने पूरा एरिया हथिया लिया। अब उसके बाद जितना था उनके पास अभी चला गया, तो बहुत सारे जितने फिलिस्तीनी लोग थे वो बेघर हो गए, वो अलग अलग आसपास के देशों में रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे, शरणार्थियों की तरह। उसके बाद एक दूसरा युद्ध हुआ 1956 में, जिसे बोलते हैं स्वेज क्राइसिस। 1956 स्वेज का संकट। अब स्वेज जो कनाल है, हम देखते हैं एक बार, ये इजिप्ट है, मिस्र, और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी एक कैनाल जाती है जो मेडिटरेनियन भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिसे बोलते हैं स्वेज कनाल। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो यूरोप से एशिया तक का रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर इजिप्ट में काफ़ी ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे फ्रांस और ब्रिटेन काफ़ी टाइम से, क्योंकि उनको कब्जा चाहिए था स्वेज कनाल पे। क्यों चाहिए था कब्जा? क्योंकि तब इंडिया कॉलोनी था और भारत का रास्ता यहाँ से होके गुजरता था, मतलब बहुत छोटा रास्ता, वरना उनको अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता। तो इसलिए इनको यहाँ पे कब्जा चाहिए था, और अभी तक ये चाहते थे कि इनकी जो सेनाएं हैं वो स्वेज में रहें। लेकिन यहाँ पे फिर एक नेता आया जिसने वेस्ट एशिया की पूरी राजनीति को बदल के रख दिया, और उस नेता का नाम था नासर। नासर ने बोला कि जितनी भी ये सेनाएं हैं हटाओ यहाँ से, और मैं स्वेज कनाल का राष्ट्रीयकरण करूंगा, नेशनलाइजेशन करूंगा, राष्ट्रीयकरण करूंगा। क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी विदेशी लोग हैं इनका सारा दखल बंद हो, और वो अरब नेशनलिज्म की बात करता था, अरब राष्ट्रवाद की बात करता था कि सारे अरब देश एक साथ होने चाहिए और विदेशी लोगों को हटाओ यहाँ से वगैरह। तो इसने जैसे ही नेशनलाइज करी, तो वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इजिप्ट पे हमला कर दिया। और उनको लगा था कि अमेरिकी भी इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन अमेरिकियों ने सपोर्ट नहीं किया इनको, क्योंकि उनको लगा था कि अगर हम ज़्यादा उसमें घुसेंगे तो रशिया जो है वो, मतलब जो पूरा ये इलाका है वेस्ट एशिया का, पश्चिमी एशिया का, वो रशिया की तरफ चला जाएगा, रशियन ब्लॉक में चला जाएगा। इसलिए हम इस पे इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस को। उसने यूएन पे दबाव बनाया कि इनको बोलो कि यहाँ से ही वापस अपने सेना को ले जाएं। और इसराइल भी साथ में था उनके, क्योंकि आपका अगर दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन तो फिर दोस्त हो गया ना, तो इसलिए तो फिर उन्होंने बोला कि सारा अपना सेना को वापस ले जाओ। तो बहुत ब्रिटेन और फ्रांस की काफ़ी बेइज्जती हुई इसके अंदर 1956 वाले वॉर के अंदर, स्वेज क्राइसिस में। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ, नेक्स्ट युद्ध था 1967, 6 डे वॉर कहते हैं उसको, 6 दिन का युद्ध था ये। और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिन पर आज भी लड़ाई, जिन पर आज भी विवाद है। फिर वापस ये सारे देशों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा इसराइल का, इसराइल पे फिर हमला किया उन्होंने मिलकर 1967 के अंदर। और ये सारे देशों ने मिलकर हमला किया, जैसे मैंने बताया आपको, उन्हीं अरब देशों ने। और इसके अंदर भी इसराइल ने उनको हरा दिया, फिर से हरा दिया। और क्योंकि इसराइल की जो सेना है वो बहुत शक्तिशाली है, इनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, मोसाद वगैरह आपने सुना होगा, तो अकेले होते हुए भी इन सब देशों को इसराइल ने हरा दिया। और इसने बहुत सारे इलाके कैप्चर कर लिए।
वो सारे इलाके जिन पर आज विवाद है, जिनमें आज युद्ध चल रहा है, वो सारे इलाके कौन से हैं? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी का कब्जा हो गया, गाजा पट्टी पर कब्जा हो गया इसराइल का, ठीक है। और मैंने आपको पहले नहीं बताया, जो फर्स्ट इसराइल वाला युद्ध हुआ था उसके अंदर वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एक हिस्सा था, जो जॉर्डन नदी के पश्चिम की तरफ है, जिसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, उस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था। जॉर्डन रिवर भी, जॉर्डन कंट्री भी है, उस पर जॉर्डन देश ने कब्जा कर लिया था। और अब उस पूरे इलाके को, जिसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस पर भी इसराइल का कब्जा हो गया। सीरिया, सीरिया से एक इलाका इन्होंने हथिया लिया, इसका नाम है गोलन हाइट्स। और इजिप्ट का भी कुछ हिस्सा इन्होंने ले लिया। इजिप्ट का हिस्सा इस युद्ध में नहीं, नेक्स्ट युद्ध में होगा। जेरूसलम, जेरूसलम, जो मैंने बताया, जिस शहर में सबसे ज्यादा लड़ाई है, वो, ये भी इजराइल ने ले लिया। उसके बाद एक और युद्ध हुआ 1973 में, जिसका नाम है यौम किपर। वॉर। यौम किपर जो है वो यहूदियों का सबसे पवित्र त्योहार है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, होली है, गुरु नानक जयंती है, वैसे सबसे जैसे मुसलमानों के लिए ईद हो गई, वैसे यहूदियों के लिए सबसे जो पवित्र त्योहार है वो यौम किपर। और यौम किपर के दिन जो है वो अरब देशों ने इसराइल पर फिर हमला किया। और इस बार क्या हुआ कि इसराइल ने पूरा इजिप्ट के अंदर घुस के, मेनली इजिप्ट था, क्योंकि इजिप्ट को लगता था एक बार फिर से ट्राई किया जाए इसराइल को हराने का। सादत करके उनका लीडर था, तो इन्होंने हमला किया फिर से, और फिर से ये लोग हार गए। और इस बार बिल्कुल इसराइल के अंदर घुस घुस गया, सॉरी, इजिप्ट के अंदर घुस गया, यहाँ तक स्वेज वगैरह पूरा, इस पूरे इलाके पे कब्जा हो गया इसराइल का। फिर इजिप्ट को लगा कि इसराइल को युद्ध में हराना तो बहुत मुश्किल है, और वो सब थक गए थे, मतलब इतने युद्ध, इतनी हिंसा से सब थक गए थे। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो संधि करते हैं। उसके बाद यौम किपर के युद्ध के बाद सबसे पहली संधि हुई, जिसका नाम है कैंप डेविड अकॉर्ड्स। अच्छा, इससे पहले थोड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। पर इन लोगों ने काफ़ी ऐसे बहुत थोड़ी सी उग्रवादी संगठन है ये, और इन्होंने थोड़े आतंकवाद वगैरह शुरू कर दिया था। म्यूनिक ओलंपिक्स हुआ था, म्यूनिक के अंदर जब ओलंपिक्स होता 1972 के अंदर, तो इजरायली टीम के लोगों को मार दिया था PLO ने जाके। तो ये बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस टाइम पे, बहुत बड़ा, कि जब मतलब आप किसी दूसरे देश में जाके ओलंपिक टीम के लोगों को मार दे रहे हो, तो इस पे काफ़ी हंगामा हुआ था। उसके बाद मतलब सादत को लगा कि थोड़ी संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इनको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, जिसके अंदर कैंप डेविड अकॉर्ड्स, जिसके अंदर मध्यस्थता जो है वो अमेरिका ने करी थी। और तब पहली बार, ये काफ़ी ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार किसी भी अरब देश ने
इजिप्ट है जो इस केस में, इजिप्ट ने इज़राइल को मान्यता दी, रिकग्नाइज किया, और बदले में इज़राइल ने इजिप्ट से अपनी पूरी सेनाओं को पीछे लेने का वादा किया। तो ये एक शांति की तरफ एक माइलस्टोन था इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कैंप डेविड अकॉर्ड्स। पर कैंप डेविड अकॉर्ड्स की जो शांति थी वो काफ़ी क्षणिक थी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चली नहीं। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई इस समझौते से, उनको लगा कि हम अपने अरब नेशनलिज्म के सपने पे से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया कि पीएलओ बन चुका था ऑलरेडी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका लीडर था बहुत फेमस यासर आराफात। भारत से बहुत अच्छे रिलेशन थे इसके, खासकर इंदिरा गांधी और यासर आराफात अपनी बहन जैसे मानता था इंदिरा गांधी को। तो यासर आराफात जो है वो लीडर था पीएलओ का उस टाइम पे, और थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट थे मतलब शुरुआत में। तो ये लोग मतलब चाहते नहीं थे कि इजराइल समझौता किया जाए, पर फिर धीरे धीरे और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। 1987 में एक काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ जिसका नाम था, जिसे बोलते हैं इंतिफादा। ये फिलिस्तीनियों ने किया था इजराइल के खिलाफ विद्रोह। इट्स अपराइजिंग कहते हैं, इंतिफादा मतलब अपराइजिंग, विद्रोह। तो ये हो रहा था, लेकिन फिर पीएलओ को भी लगा एक पॉइंट के बाद कि सिर्फ हिंसा से कुछ नहीं होगा, टेबल पे आके बैठ के बातचीत करनी ज़रूरी है। तो 1993 में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसका नाम था ऑस्लो अकॉर्ड्स। इसमें भी मध्यस्थता अमेरिका की थी, और इसके अंदर जो पार्टी थी एक, वो पीएलओ भी थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उनने बोला कि ठीक है, हमें पैलेस्टाइन का इलाका दे दो जो तुमने पूरा कैप्चर कर लिया है, वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम का थोड़ा पार्ट, ये हमको दो, हमें एक फिलिस्तीनी टेरिटरी दो। मतलब बेसिकली 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए मान गए ये लोग, और हम इजराइल को मतलब मान्यता देने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब उसके बाद तब प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि जब ये इंतिफादा हुई ना, तब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम आपने बार बार सुना होगा, हमास। हमास क्या है? हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसको कई सारे देश जो हैं वो आतंकवादी करार कर चुके हैं, और ये चाहता है इजराइल को ख़त्म करना। मतलब ये इजराइल को बिल्कुल मान्यता देना नहीं चाहता है, इजराइल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए हमास के हिसाब से। तो इसलिए ये आतंकवादी संगठन है, और ये थोड़ा सा उग्रवादी संगठन है, मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह से इसके रिलेशंस हैं, तो उस तरह का ये संगठन है, टेरर फंडिंग और इन सब में इन्वॉल्व है। तो हमास बिल्कुल नहीं चाहता था कि इजराइल से समझौता किया जाए, जो पीएलओ ने किया था। हमास का राइज होने लगा धीरे धीरे, और थोड़ा हम आगे आ जाते हैं, और इंतिफादा और भी हुई, 2000 के अंदर भी हुई, पर उसके बाद 2007 के अंदर इलेक्शंस हुए। अब आज जो पैलेस्टाइन है उसके 2 हिस्से हैं। ये वाला ये इजराइल है, और यहाँ पे 2 हिस्से हैं फिलिस्तीन के, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। ठीक है,
तो गाजा के अंदर जब यहाँ पे तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो सत्ता में है, मतलब वो पीएलओ का ही एक विंग है, पॉलिटिकल विंग। पर यहाँ पे जब इलेक्शन हुए तो जीत गया हमास। तो अब गाजा में जो सरकार चलाता है वो है हमास। इसलिए इतना युद्ध जो है वो आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हमास यहाँ पे राजनीतिक सत्ता संभालता है और इजराइल को हमास सुहाता नहीं है, और हमास ने हमला किया था इजराइल पे 7 अक्टूबर को। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट। और आज के समय में एक काफी अच्छा समझौता हुआ जिसका नाम है एब्राहम अकॉर्ड्स। जैसा हमने बात की थी शुरू में कि एब्राहम जो है वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों तीनों का एक कॉमन जिसे बोलते हैं कि पूर्वज हैं, जिनको सब मानते हैं। तो शांति की बात करने के लिए, एकता की बात करने के लिए एब्राहम अकॉर्ड नाम रखा गया, जिसके अंदर ज्यादातर अरब देश, जिसमें यूएई भी शामिल है, इन्होंने मिलकर जो है इजराइल को मान्यता दी। तो ये काफी ऐतिहासिक घटना थी। यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इन सब ने मिलकर, ये अभी की बात है, अभी हुए हैं कुछ टाइम पहले। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से पश्चिमी एशिया में थोड़ी शांति आएगी, लेकिन जो युद्ध हुआ और जो युद्ध चल रहा है उसके कारण हम कुछ कह नहीं सकते कि ये शांति कब आएगी और कैसे आएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने आपको इसका इतिहास समझाने की कोशिश करी है। और अब अगर आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, अखबारों में क्या हो रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। थैंक यू।